ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, कोविड-19 का हाहाकार अभी भी शहर में कायम है। जगह जगह पेशेंटों की बढ़ोतरी हो रही है। जब से लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई है तब से पेशेंटों के और ज़्यादा इंक्रीज़ मात्रा हुई है। पर खुशी की बात यह है कि सही होने वालों की संख्या ज़्यादा है और दुष्प्रभावित होने वालों की संख्या उसके मुकाबले कम है। गुजर जाने वालों की संख्या उसके मुकाबले काफ़ी कम है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना एक खुद का एक हेल्पलाइन सेंटर शुरू करा है, मेडिकल हेल्पलाइन सेंटर, जिसके आउटर दिल्ली के संयोजक और प्रमुख है डॉक्टर रविंद्र डबास। इस विषय में, इस बीमारी के विषय में, भाजपा की इस हेल्पलाइन के विषय में, सभी चीज़ों के मुद्दे पर उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, ताज़ा खबर चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हमारे ज़्यादातर दर्शक तो खैर आप काबिल आदमी हैं, आपको जानते ही हैं, फिर भी कुछ एक दर्शक नहीं जानते होंगे, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रविंद्र डबास हूं जी, और आउटर दिल्ली में एक भाजपा का एक छोटा सा सिपाही हूं, जो कि हम आज राष्ट्रीय आपदा चल रही है उसमें एक छोटा सा योगदान जैसे भी हमारी तरफ से हो सकता है, और अपने क्षेत्र के जो पेशेंट्स हैं, मजदूर भाई हैं या और जो भी हैं, जिनको भी जैसे भी जो मार्गदर्शन जैसे भी चाहिए होता है उनको देने का हम कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी कोविड-19 को लेकर हेल्पलाइन शुरू करी है उसके विषय में बताइए कि इसके क्या क्या कार्य हैं। भाजपा दिल्ली प्रदेश की तरफ से एक हमारे चिकित्सकों का जो डॉक्टर सेल है उसने हमने सबने मिलके अपनी एक ऑनलाइन मीटिंग की थी और सबने ये डिसीजन लिया था शुरुआत से ही, जब से ये राष्ट्रीय आपदा शुरू हुई है, कि जो भी पेशेंट्स हमारे दिल्ली में आसपास में हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हम एक चिकित्सक है तो चिकित्सक होने के नाते हमारा एक फर्ज बनता है, और भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते भाजपा का सरकार जो काम कर रही है उससे अलग पार्टी होने के नाते जो हमारा एक फर्ज बनता है, हम उसके लिए हमने एक अपने सेल बनाई है। और हमें ऑनलाइन, क्योंकि आजकल जो बीमारी चल रही है उसमें हम पेशेंट टू पेशेंट तो इतनी सहायता नहीं कर सकते, इसलिए हम एक ऑनलाइन हमने एक हेल्पलाइन चालू की है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने अपने डॉक्टर्स की अलग अलग जिम्मेवारियां दी हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 डॉक्टरों को हमने जिम्मेवारी दी है, ताकि, और एक हमने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हर जिले में जो भी डॉक्टर है उनके आसपास के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र से भी उनके पास कॉल आती है, तो उनको हर तरह की संभव चिकित्सक सहायता जो ज़रूरी होती है उसके लिए, या कोई और भी सहायता रिक्वायरमेंट में आती है तो हम उसको भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, आप एक काबिल MBBS डॉक्टर है, प्रोफेशनल, आपके पास जो इंक्वायरी आ रही है अधिकतर आप उनमें किन तरीके की इंक्वायरीज आ रही है? देखो, उसमें सब तरह की इंक्वायरी आ रही हैं। लोगों में एक है कुछ लोग जर्नल्स कॉमन फ्लू एंड कोल्ड को भी बड़ी बीमारी सोचते हैं, तो हम उनको एक मार्गदर्शन देते हैं। जो चीज़ हमें लगती है कि हम उन्हें ये जनरल बीमारी है या उन्हें कोई दूसरी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, तो हम उनको उनकी बातें सुन के हम उनको एक सलाह देते हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर हमें यह लगता है कि इस पेशेंट्स को या इस मरीज़ को कहीं बड़े हॉस्पिटल दिखाने की ज़रूरत है, तो हम उसको फ़ोन पर सलाह देते हैं कि आप उसको वहाँ दिखाइए, वहाँ जाइए, उनका जो भी मार्गदर्शन होता है वो करिए। और कोई जैसी चीज़ हमें लग रही है कि जनरल बीमारी है, उनको ज़्यादा भागदौड़ करने की परेशानी नहीं है, तो हम उनको जनरल समझा के कुछ जो सिम्टम के अनुसार को छोटी मोटी को सहायता की जरूरत पड़ती है हम वो देते हैं ऑनलाइन ही। और कोई वैसे ही अगर कोई गंभीर लगता है उनको टेस्टों की जरूरत है या कहीं जाने की जरूरत है तो हम उनको वो समझाते हैं। डॉक्टर साहब, ताज़ा खबर के पास कम से कम ऐसे शायद 200 सवाल होंगे जो लोगों के इसी अफवाहों से जुड़े हुए या भय से जुड़े हुए हैं, पर हम इतने लंबों पे नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब, कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि उनको ठंड लग रही है, ठंड लगने से के विषय में आप क्या कहते हैं? इस समय जैसे मौसम ठंडा है, देखो, ये तो एक मौसम जब चेंज होता है, कुछ गर्मी आ रही है, कुछ सर्दी आ रही थी, तो बीच में जो मौसम ऐसा आता है तो उसमें कुछ जनरल सिम्टम पेशेंट्स में आते हैं, तो उनके बेस पे हम ये कहें कि कोई ये इफेक्टेड पेशेंट्स है कोरोना से, तो वो चीज़ ऐसी नहीं है। वो एक जनरल सिम्टम में किसी में भी चीज़ हो सकती है, तो उसमें और बहुत सारे लक्षण हैं जिसके अनुसार हम उसको एक ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको ये चीज़ है या नहीं है। अकेले एक ठंड लगने के सिम्टम से आप कोरोना से डिजीज, गला सूखना, डॉक्टर साहब, गला सूखना है, उसमें बार बार प्यास लगना, गला सूखना, हल्का तेज बुखार आना, बार बार खांसी आना, ब्रीदिंग डिस्ट्रेस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये कई सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कोरोना में आ सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ भी हमें उसके पेशेंट्स की जनरल
कंडीशन कैसी है, उसको ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, सिंपल हल्का बुखार है, हल्की खांसी, तो हम उसको नहीं समझते कि कोरोना के पेशेंट है। हाँ, ये अगर गला ज़्यादा सूख रहा है, कुछ ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तेज़ बुखार है, बुखार को उतर नहीं रहा है, उसको बेचैनी है पेशेंट्स को, कई तरह की चीज़ें ऐसी होती है उसमें ऑक्सीजन मात्रा कम होने के समान लक्षण दिख रहे हैं, तो उनको हम सलाह देते हैं कि आप अपने टेस्ट कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, सुनाई में आता है हमें, जैसे कि सुनी सुनाई बातें हैं कि ये बड़ी उम्र के लोगों पे इफेक्टेड ज़्यादा होता है। हाँ, बड़ी उम्र में ये होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, उनका हमारे फेफड़े हैं, हमारे और जो सिस्टम बॉडी का है वो थोड़ा सा वीक होता है, तो उस पर उसका असर ज़्यादा आता है, तो इसलिए उसमें थोड़ी सी संभावना होती है कि उसका असर कोरोना का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे। जी डॉक्टर साहब, खुशी की बात यह है, देखा जा रहा है आंकड़ों के मुताबिक कि सही होने वालों की संख्या ज़्यादा है और गुजर जाने वालों की संख्या कम है। हाँ, तो क्या इसका मतलब है कि जिन लोगों को अगर हो भी गया हो कोरोना तो ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है? इसमें ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें मौसम के अनुसार हम अपना परहेज करते हैं और अपनी जो चिकित्सक के अनुसार जो थोड़ी बहुत सलाह दी जाती है उसके अनुसार हम करते हैं, और ज़्यादा पैनिक ना लेके हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा के उस चीज़ में एक धीरज रख के हम उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि इसमें एकदम जान का खतरा सबको आता है। ये एक रेयर केस ही होते हैं जिसमें हमें गंभीर उसके असर दिखाई देता है। आपने बहुत अच्छी बातें कही। दर्शकों, जो भी बुजुर्ग लोग ये देख रहे हो वो ये समझ लें कि वो अपने आप को थोड़ा ध्यान से रखें, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं उन नियम कायदों का पालन करें। थोड़ा बुजुर्गों के ऊपर ये बीमारी असर थोड़ा ज़्यादा करती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि देश में जितने बुजुर्ग हैं सभी के ऊपर होगा। डॉक्टर साहब, बुजुर्गों को किन किन चीज़ों पे अपनी हिफाजत पे ध्यान देना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर उनका रेगुलर कोई बीपी, शुगर या उस तरह की कोई बीमारियां पहले से ऑलरेडी हैं, क्योंकि मोस्टली बुजुर्ग में हो जाती हैं, तो हमें सबसे पहले तो उनका ट्रीटमेंट अपने ध्यान रखना चाहिए। उसमें हम कोई इरेगुलरिटी ना लें, उसको हम रेगुलर अपनी मेडिसिन लेते रहें, थोड़ा सा अपना परहेज रखें, ज़्यादा तेज़ ठंडी चीज़ें ना खाएं, थोड़ा सा मौसम के अनुसार जिस चीज़ों से हम बच सकते हैं, जो हमारे असुविधा से पैदा करती है, उनसे हम बचें, और अपने घर में ही सबसे बढ़िया बात है हम घर में रहें। अगर हम घर में रहेंगे, अपना खाना पीना ठीक रखेंगे, अपनी साफ सफाई, हाथों की सैनिटाइजेशन वगैरह सब चीज़ें ठीक रखेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं, हम इस बीमारी से आराम से निकल सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे कई सारे दर्शक जो है वो खान पान से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं, कृपया बताइए कि इसमें खान पान पे किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए? खान पान पे हमें बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है, मौसम के अनुसार जो हमें, जिससे हमें खांसी आए या कोई ऐसी चीज़ें आए, तो हमें ज़्यादा तेज़ खाएं और चीज़ें ना लें। और कुछ हमें कोशिश करनी चाहिए अपने जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जिसमें साइट्रिक एसिड वगैरह, जिसमें जैसे नींबू, संतरा वगैरह है, वो अगर, लेकिन इसको खांसी तो वो चीज़ ना लें, नॉर्मली अगर हम स्वस्थ है तो हम वो चीज़ें लें। उसके साथ साथ कुछ आयुष वाली जो चीज़ें हैं, जैसे अश्वगंधा है, मुलैठी है, और 3-4 चीज़ें और भी हैं, गिलोय है, ये चीज़ें हम ले सकते हैं, तो उससे हमारी इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा और ये चीज़ें हमें उससे निकलने में आसानी भी होती है। एक अफवाह हमारे सुनाई में ये भी आ रही है कि इस बीमारी के दौर में सब लोग शाकाहारी रहे, मांसाहार सेवन कर रहे हैं। देखो, बहुत अच्छी बात है शाकाहार। हमारे एक वेदों के टाइम से ही हमें सलाह दी गई है शाकाहार, हालांकि उसका उससे विशेष संबंध नहीं है, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि जितना शाकाहारी रहें उतना अच्छा है। लेकिन अगर कुछ लोग मान ले शौकीन है मीट मांस के, तो क्या उनको इस वायरस का होने का कोई आशंका होती है? स्पेशली ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम खाना कोई भी खा रहे हैं, चाहे वो नॉन वेज है, हम उसको उबाल के अच्छी तरह सैनिटाइजेशन के साथ खाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि हम वेजिटेरियन खाने की तरफ रहें तो सबसे बेस्ट है उसी चीज़। डॉक्टर साहब, कुछ जगह ये सोशल मीडिया पे एक मजाक के तौर पे अफवाह देखी जा रही है कि जो लोग विस्की पीते हैं उनका इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है और वो उनमें रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। ये जैसे कहा जा रहा हो कि शराब पीने से बीमारी खत्म हो जाएगी। नहीं, ये भी कोई आइडेंटिफाई वो चीज़ नहीं है कि हमें ड्रिंक अल्कोहल लेने से वो चीज़ें बढ़ेंगी। ये सिर्फ एक धारणा है लोगों का अपने उसमें, बाकी ऐसा कुछ विशेष नहीं है। सिर्फ ये भी हमें जो सैनिटाइजेशन के अंदर जो अल्कोहल यूज़ होती है वो एक अलग मैटर है, वो अब बाहरी तौर पर हमें उसके सफाई लेगा, लेकिन ये नहीं कि अगर हम अल्कोहल अंदर लेते हैं तो वो चीज़ें वो ऐसी चीज़ नहीं है। आपने बहुत अच्छी बातें कही डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये तो हुई कोरोना और उससे संबंधित सावधानियों के विषय में, और आपकी संस्था और आप लोग किन किन क्षेत्रों में काम कार्यरत हैं? जो आजकल ये प्राकृतिक आपदा पूरे संसार में फैली हुई है और हमारे भारत में विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा असर होने की इसकी संभावना थी, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक टाइम रहते अच्छा मार्गदर्शन देश को दिया है और अच्छे डिसीजन लिए हैं, उसके होते हुए हम काफ़ी कुछ इन चीज़ों से
बाहर निकल रहे हैं और काफ़ी कुछ बचे हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारा काफ़ी बड़ा देश है और सब तरह की आबादी यहाँ रहती है, कुछ गरीब आदमी भी हैं, बड़े आदमी भी, सब तरह के पेशेंट यहाँ पे, सब तरह के आदमी यहाँ पे हैं। तो उनको बहुत सारी परेशानियाँ अलग अलग तरह की आ रही हैं। जैसे आसपास के क्षेत्र में कुछ हमारे बहुत सारे मजदूर भाई हैं, बहुत सारे, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको पका हुआ खाना दोनों टाइम उनको अवेलेबल कराएं। उसके अलावा भी सैनिटाइजेशन आसपास के क्षेत्र में हम अपने स्थानीय निगम पार्षदों के साथ मिलकर सैनिटाइजेशन का काम करा रहे हैं। उसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि स्थानीय प्रशासन के हमारे जो एसडीएम साहब हैं, एसएचओ साहब हैं थाने से, हम उनके साथ कोऑपरेशन करके भी और कोई जो परेशानी किसी को आ रही है, जैसे माइग्रेट वर्कर को बाहर भेजना, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। कोई ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन कराना है, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो जो भी पॉसिबल हो सकता है, हमें सैनिटाइजेशन, खाने के संबंधित, चिकित्सा से संबंधित या और कोई भी स्थानीय जो उनके परेशानियां हैं उनको दूर करके उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, आप देश में सत्ता चला रही एक प्रमुख पार्टी के प्रमुख आउटर दिल्ली के सिपाही हैं और साथ में एक जाने माने काबिल डॉक्टर भी हैं। देश की जनता आवाम आपको देख रही है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं विशेष संदेश ये देना चाहूँगा, बाकी तो सब लोग समझदार हैं और बहुत सारे 1.5 महीने से हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ चैनल्स में भी दिखाई गई हैं। सब जगह भी हमें सोशल डिस्टेंस रखना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि इस विशेष आपदा के समय पर सिर्फ पैनिक ना लें, अपनी सावधानियां बरतें, सावधानियां बरत के अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखें, अपने खाने पीने को अच्छा रखें, अपने सबसे बड़ी चीज़ है हम घर पे रहें। जिनको मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है वो तो एक अलग बात है, उनको मजबूरी निकलना ही है। इनको कुछ स्थानीय प्रशासन ने या गवर्नमेंट तरफ से कोई जिम्मेवारियां वो पूरी करने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन जिनके ऊपर कोई जिम्मेवारियां, जिनको बाहर ज़्यादा कोई जरूरी काम नहीं है, तो उनको कोशिश करना चाहिए कि अपने घर से बाहर ना निकले, घर पे ही रहें और इस बीमारी से हम घर पे रहकर ही सबसे ज़्यादा लड़ सकते हैं। ये हमारा संदेश सबसे। आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी दर्शकों हम आपको इसी तरीके के रोचक और ज्ञानवर्धक प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।